डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या वाइब्रेशन होते हैं? अक्सर जो फ्री वाइब्रेशन है वो डैम्प्ड वाइब्रेशन होते हैं। डैम्प्ड, पहले डैम्प्ड वाइब्रेशन का मीनिंग आप समझ लीजिए। डैम्प्ड वाइब्रेशन आप समझना, देखिए ध्यान, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है? मैंने इस बॉडी को एक बार वाइब्रेशन में सेट कर दिया, और सेट करने के बाद अब इस बॉडी को फ्री छोड़ दिया वाइब्रेट करने के लिए। लेकिन ये बॉडी लगातार वाइब्रेट नहीं करती रहेगी, कहीं ना कहीं जाकर के इसके वाइब्रेशन बिल्कुल रुक जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। हर बार ये कम डिस्टेंस तक जा रही है अपनी मेन पोजीशन से। हर बार इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा? अभी भी मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि मैंने इसे हाथ में पकड़ा हुआ। अगर आपने इसे किसी रिजिड सपोर्ट से बांधा होता तो अब तक ये रुक गया होता। ये जो वाइब्रेशन है जिनका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड घटते घटते जीरो हो गया, मतलब वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो गए, इस तरह के वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। आप देख रहे हैं आपके, अब इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है ऐसे वाइब्रेशन जिनका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता चला जाए? डिक्रीज होता चला जाए। डैम्प का मतलब होता है खत्म हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो ये अक्सर कब होते हैं? ये फ्री वाइब्रेशन में होते हैं। फ्री वाइब्रेशन, लेकिन फ्री वाइब्रेशन में भी कब? जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो जाए। और अक्सर एक ना एक फोर्स ऐसी तो इन्वॉल्व हो ही जाती है। जब ये मूव कर रहा था तो इस पर एयर का फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन तो हमारे चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर वैक्यूम में आप ऐसा करने लगे, इसे एक बार चला दें, और बाय द वे आपकी जो डोरी है इसमें भी फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल लचीली हो, तो फिर एक बार वाइब्रेशन करने के बाद इसके वाइब्रेशन आपके चलते रहेंगे अनंत काल तक। अनंत काल तक चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं कभी भी, कभी भी नहीं रुकेंगे। तो उन वाइब्रेशंस को कहा जाएगा अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड, डैम्प होता कब है? जब कोई कुछ एनर्जी जो है, देखो ध्यान से, हमने दो तरह की एनर्जी पढ़ी थी इसमें। क्या पढ़ी थी? एक तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंची तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, जब मीन पोजीशन पर है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो मीन से एक्सट्रीम पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का आपस में कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन अगर कोई इसके अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो गई, तो फिर क्या होगा? कुछ एनर्जी का कन्वर्जन हर बार हो जाएगा, किसमें? हीट की फॉर्म में। और ये जो हीट है ये सराउंडिंग में डेसिपेट हो जाती है। सराउंडिंग में डेसिपेट, किसी भी एनर्जी का एक बार अगर हीट में कन्वर्ट हो गया तो उसका वापस रिवर्स कन्वर्ट नहीं होता नेचर में हमारे। हीट से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हुआ करता, मैकेनिकल एनर्जी से हीट का कन्वर्जन हो जाता है आराम से। तो हर बार ऑसिलेशन में अगर कोई फ्रिक्शन या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर बार थोड़ी सी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा हीट में, और वो एनर्जी चली गई कहाँ? सराउंडिंग में डेसिपेट हो गई। तो हर बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होते चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होते चले जाएंगे, तो इसका जो ऑसिलेशन है वो कैसा होगा? डैम्प हो जाएगा। मतलब पहली बार ऑसिलेशन यहाँ तक हुआ, तो अगली बार ऑसिलेशन कुछ कम होगा यहाँ तक, फिर अगली बार ऑसिलेशन कुछ और कम होगा यहाँ तक, फिर अगली बार ऑसिलेशन कुछ और कम होगा, फिर और कम होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? डाई आउट हो जाएगा, ऑसिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर इन ऑसिलेशन का आप टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप इनका बनाने लगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने लगे, यानी कि एक्स एक्सिस पर आप टाइम लें, वाई एक्सिस पर क्या लें? आपका डिस्प्लेसमेंट लें, तो
मैं देखना ज़रा ध्यान से, बहुत छोटा छोटा सा बना रहा हूँ इसको ताकि आपको बहुत सारे ऑसिलेशंस यहाँ दिखा सकूँ, बहुत सारे ऑसिलेशंस एक साथ दिखा सकूँ। तो पहली बार तो एम्पलीट्यूड लार्जर है, अगली बार का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हर बार एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वही की वही बनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन क्या डिक्रीज होगा, हर बार थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मैंने बहुत हाथ संभाल करके कैसे बनाए हैं इनको, टाइम पीरियड इनका सेम बनाया है बिल्कुल, टी 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल टी। तो जितने डिस्टेंस पर मैंने पहला कैपिटल टी लिया, उतने डिस्टेंस पर दूसरा कैपिटल टी, उतने डिस्टेंस पर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले कहां तक गए थे, +A0 तक गया था, दूसरी बार कहां तक गया था, -A0 तक एम्पलीट्यूड तक गया था। अगली बार का जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो पहले वाले एम्पलीट्यूड से कम होगा। लगातार एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा एम्पलीट्यूड 0 होगा और इस क्या होगा, फ्री बिल्कुल रुक जाएंगे। ये कौन सा ऑसिलेशन हो गया, ये हो गया आपका डैम्ड ऑसिलेशन, दिस इज डैम्ड ऑसिलेशन। जितना आपने एनर्जी दी थी वो सारी की सारी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट होकर सराउंडिंग में चली गई, तो ये डैम्ड ऑसिलेशन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, क्योंकि कोई ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ इन्वॉल्व हो गई है। जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन ही हो, जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन ही हो, ये ऐसा भी होता है कि जब बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही है तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी की कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी इसमें से, जो साउंड की फॉर्म में निकली वो तो चली गई, सिस्टम के बाहर चली गई, सिस्टम के बाहर चली गई, तो सिस्टम की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, जैसा कि इस टाइम हो रहा है आपके स्पीकर में, स्पीकर सिस्टम, साउंड सिस्टम। मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, ये स्पीकर है आपका, जब मैं बोल रहा हूं तो इसको पीछे से वाइब्रेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, और इसका जो डायफ्राम है वो हिल रहा है। आप जानते हैं स्पीकर का डायफ्राम, पर्दा उसका हिलता रहता है। जैसे मैंने बोलना बंद करा तो ये रुक गया, रुक क्यों गया, क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी वो साउंड की फॉर्म में निकल के बाहर चली गई सारी। जिस एनर्जी से ये वाइब्रेट कर रहा था वो एनर्जी कहाँ हो गई, वो साउंड की फॉर्म में आपको जो सुनाई दे रही है वो साउंड की फॉर्म में बाहर निकल के चली गई। तो या तो एनर्जी का कन्वर्जन है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या फिर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें काम कर रही हो और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस एनर्जी को कन्वर्ट करती चली जाए किसमें, हीट में कन्वर्ट करती चली जाए। तो फिर आपके जो वाइब्रेशन है वो डैम्प्ड वाइब्रेशन होंगे, जिनका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता रहेगा और अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड 0 होकर के वाइब्रेशन रुक जाएंगे। ठीक है। और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन कौन से होंगे, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन वो होंगे जिनका की एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज ना हो। जैसे कि मैं यही अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बना रहा हूं, आपने एक बॉडी को वाइब्रेट कराया, ये पहली बार जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मैक्सिमम, उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरी बार भी हुआ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट तीसरी बार भी हुआ। हर बार डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, हर बार डिस्प्लेसमेंट इसका सेम बना हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट सेम बना हुआ है तो क्या होगा, वाइब्रेशन चलते रहेंगे, वाइब्रेशन खत्म ही नहीं हो गए, वाइब्रेशन कभी भी खत्म ही नहीं होंगे जब डिस्प्लेसमेंट इसका उतना का उतना ही बन रहा है, हर बार एम्पलीट्यूड सेम आ रहा है। तो अब इस टाइप का जो वाइब्रेशन है, ये वाले वाइब्रेशन, ये अब भी मुझसे गलत बन गया है, ये वाइब्रेशन कौन सा कहलाएगा, ये वाइब्रेशन कहलाएगा अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड कब हो जाएगा वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन अनडैम्प्ड कब होंगे, देखो फ्री वाइब्रेशन है बॉडी के, फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड हो सकते हैं। डैम्प्ड कब हो सकते हैं, व्हेन एटलीस्ट वन, व्हेन एटलीस्ट वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इन्वॉल्व। और फ्री वाइब्रेशन अनडैम्प्ड कब हो सकते हैं, अनडैम्प्ड तब हो सकते हैं व्हेन
नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इन्वॉल्व, तो एनर्जी का कन्वर्जन ना हो। या दूसरा तरीका हो सकता है कब आपके ये अनडैम्प्ड हो सकते हैं, अनडैम्प्ड कब हो सकते हैं, अनडैम्प्ड तब हो सकते हैं जबकि आपका एनर्जी लॉस, जितनी एनर्जी लॉस हुई है उसको आप किसी तरह से गेन करा दें। जितनी एनर्जी लॉस हुई है एक वाइब्रेशन में, उतनी एनर्जी आप कहीं से क्या कर दें, गेन करा दें, गेन इन एनर्जी। कैसे करा दें गेन? और ये सब आप बहुत बढ़िया तरीके से आप सब ये खेल करते हैं। कब आपने यहां एक डाल दिया, क्या डाल लिया, झूला, एक झूला आपने डाल लिया। अब आपका साथी यहां बैठा हुआ है, इसके ऊपर झूले पर आपका साथी यहां बैठा हुआ है ना? आपने क्या दिया, आपने इसे एक झोंटा दिया, झोंटा ही तो बोलते हैं उसे, है ना? आपने इसे क्या दिया, एक झोंटा दे दिया। तो क्या हुआ, ये वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा और फिर धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन है। हर बार फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन से, ये जहां ये रस्सी लगी हुई यहाँ पर फ्रिक्शन है, खुद रस्सी के पार्टिकल में फ्रिक्शन है, तो उन सारे फ्रिक्शन से एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता रहता है। वो हीट इतनी कम होती है कि हमें पता नहीं चलता। नेचुरल वाइब्रेशन ही है ये, नेचुरल वाइब्रेशन ही है। आपने एक बार इसे झोंटा देकर छोड़ दिया, तो ये अपनी जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है अपनी, नेचुरल वाइब्रेशन ही है इसके। ये डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी आपकी रस्सी है। ये आप रस्सी छोटी कर दोगे तो ये ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करेगा, रस्सी लंबी ले लोगे तो लंबे लंबे झोंटे आएंगे, देर देर तक आएंगे। सुन लो, समझ लो ध्यान से। अगर आपका कोई साथी बैठा हुआ है ना, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत नहीं होती, इतनी फोर्स नहीं होती कि आप उसे अपनी फ्रीक्वेंसी से, उस पूरे को पकड़ के अपनी फ्रीक्वेंसी से उसे हिला सके। वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही झोंटा लेता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही झूलता है। लेकिन आपको, आपने क्या किया, आपने चाहा कि इसके एम्पलीट्यूड कम ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप यहां खड़े हो जाते हैं, आप इसके पीछे यहां खड़े हुए हैं, और जैसे ही ये आपकी तरफ आया, बस आपने एक हल्का सा पुश इसको दे दिया। कितना हल्का सा पुश दिया आपने, शुरू में तो आपको, आपने काफी तकड़े तकड़े पुश दिए ताकि ये लंबे लंबे ऑसिलेशन करने लगे। लेकिन जब इसके ऑसिलेशन पूरे बढ़िया सेटअप हो गए, तो जैसे आपके पास है, आपने हल्का सा पुश कर दिया। मतलब कितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर आपने डाल दी, जितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में डेसिपेट हुई थी, उतनी एनर्जी आपने सिस्टम के अंदर डाल दी। तो जब तक आप इसे पुश देते रहेंगे, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन करता चला जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा, हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा। हाँ, फोर्स लगा रहे हो तो आपको फोर्स भी अपनी, अभी अभी समझ ले, अभी ये दूसरा कंसेप्ट है, उसे हम समझते हैं। तो नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन अनडैम्प्ड कब होंगे, या तो कोई भी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ना हो, या फिर जितनी एनर्जी लॉस हो रही है पर ऑसिलेशन, उतनी ही एनर्जी आप सिस्टम में डाल दें। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन मतलब ये है कि फ्री वाइब्रेशन के बजाय अब ये क्या बन गए, फ्री वाइब्रेशन के बजाय अब ये क्या बन गया, अब ये आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन बन गया। क्या बन गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन बन गया। उसमें आपने इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिया कि एक ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी का लॉस हुआ, उतनी एनर्जी आपने बाहर से सिस्टम के अंदर पहुंचा दी, तो आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे, चलता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट क्यों नहीं करेगा, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही क्यों वाइब्रेट करने वाला है, जबकि आप फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, फिर भी वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेगा, हमारे फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगा। आप ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, मैंने इसको चलाया, लगाया, और अब जो इसके ये ऑसिलेशंस हैं, ये जो ऑसिलेशन है, दिस इज नेचुरल ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट कर रहा है, इसके अपने नेचुरल ऑसिलेशंस हैं। समझ गई बात? अब मैंने क्या कहा, मैंने इसके ऊपर अपना एक पीरियडिक फोर्स मैंने इसके ऊपर लगा दी। देखना जरा ध्यान से, ये मैंने पीरियडिक फोर्स लगा दी इसके ऊपर, ये तो अब ये जो वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है,
जो मैंने फोर्स लगाई है, पीरियडिक फोर्स लगाई है, पीरियडिक फोर्स रुक रुक कर जो लगा रहा हूँ, उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसको वाइब्रेट करने पड़ रहे हैं। जब फोर्स कैरी दूर जाए तब फोर्स दूर जा रहा, पास आ रहा। अब ये नेचुरल, ये वाली फ्रीक्वेंसी तो इसकी नहीं रही। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और अब इसके ऊपर मैंने कोई इम्पोज कर दी फोर्स, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, तो अब ये इसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, अजीब अजीब से वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। या मैं ऐसे हाथ से पकड़ के से वाइब्रेट कराने लगूं, लो जी, ये हो गया। आप कौन से फोर्स, कौन से ऑसिलेशन है अब ये कौन सा वाइब्रेशन है? ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना आप, अब मैंने जो पीरियडिक फोर्स है उसको भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करा। देख रहे हो ये अब किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है ये? अब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहा है ये। लेकिन बस मैं कर क्या रहा हूं? बस मैं कर ये रहा हूं कि हर बार एक ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी इसकी लूज हुई थी, उतनी एनर्जी मैंने क्या कर दी, इसकी वापस दे दी इसमें एनर्जी में। तो अब ये क्या हो गया? अब इस टाइम इसके एम्पलीट्यूड सबसे बढ़िया वाले चलेंगे। अब ये सबसे तकड़े लंबे लंबे एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेगा ये। कब? जबकि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, नेचुरल फोर्स, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो? फोर्स की फ्रीक्वेंसी, फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई। देखो इस टाइम बिल्कुल मेरे जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। एक सेकंड में जितने ये वाइब्रेशन कर रहा है उतने ही बार मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। तो अब इसका एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, बहुत बढ़िया वाला एम्पलीट्यूड हो गया, एकदम तगड़े तगड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा। कांस्टेंट नहीं है फोर्स, ये फोर्स भी पीरियडिक है। देखो कांस्टेंट फोर्स तो वो, जैसे ये बॉडी मैंने इसके ऊपर यूं लगा रखी, ये कांस्टेंट फोर्स है। ये पीरियडिक फोर्स कहलाएगी। देखो एक सर्ट एक 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 जरा से मोमेंट के लिए फोर्स लगी हट गई, फोर्स लगी हट गई, फोर्स लगी हट गई, फोर्स लगी हट गई, ये पीरियडिक फोर्स कहलाएगी। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है ये पीरियडिक फोर्स है। ये पीरियडिक फोर्स है, ये पीरियडिक फोर्स है। अगर जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसे अपनी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी की पीरियडिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है। और बाय द वे आपके पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी वही है जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके जो वाइब्रेशन है ये बढ़िया वाले जबरदस्त तरीके के वाइब्रेशन हो जाएंगे, बहुत तकड़े वाले एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या सेम ना हो, सेम ना हो तो इंटीग्रल मल्टीपल हो। देखना जरा ध्यान से, अब ये आ रहा है देखो, 1 2 1 2 1 2, मतलब एक बार तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक तो तरीका ये हो गया, देखो जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तभी मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तभी या आपने क्या करा, आप थोड़े से थक गए, बट आपका जो साथी था वो झूले से उतरने को तैयार नहीं, तो एक बार आपने इसको जाने दिया, अगली बार में आपने फोर्स लगा दी, तो भी क्या होगा, तो भी काफी हद तक ये क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। मतलब फोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, या उसकी आधी हो, या दुगनी हो, या तिगुनी हो। इससे बढ़िया वाइब्रेशन कब हो सकते हैं? जब आप इधर खड़े होकर इधर से पुश करें और दूसरा साथी इधर खड़ा हो वो भी पुश करे। जब इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर आए तो आपने पुश किया, इधर दूसरी नेगेटिव पोजीशन पर गया तो आपके दूसरे साथी ने पुश करा। तो अब इसकी जितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी 2 बार लग रही फोर्स, डबल फ्रीक्वेंसी हो गई, तो भी वाइब्रेशन क्या होंगे, बड़े बड़े वाइब्रेशन हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी नेचुरल रहेगी, ये समझ रहे हो बस। वो फोर्स्ड वाइब्रेशन ही होंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन ही होंगे, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी के? हाँ जाओ जाओ जाओ, अनडैम्प्ड हो जाएंगे। अब ये अनडैम्प्ड हो जाएंगे कब? जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of periodic force is equals to natural frequency of vibration। जो भी बॉडी की वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल अगर हो गए तो फिर अब जो आपके वाइब्रेशन है वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके अनडैम्प्ड होंगे और विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड।
हाँ जी, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल हो गई तो ये अनडैप्ड हो जाएंगे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है क्या कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब दो गुनी हो जाए या तीन गुनी हो जाए या आधी हो जाए, 2x हो जाए, 3x हो जाए। 2x का मतलब होता है दो गुना, 3x का मीनिंग होता है तीन गुना, या आधा हो जाए या चार गुनी हो जाए या 1/4x हो जाए, तो फिर हम इसको कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब दुगुनी, तिगुनी, चार गुनी, पांच गुनी या आधी, एक तिहाई, एक चौथाई, एक बटा पांच, सब इंटीग्रल मल्टीपल कहलाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इस केस को बोलते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन जाएगा। और अब इस केस को, ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, इस फोर्स्ड वाइब्रेशन को हम एक स्पेशल कंडीशन बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या कहा जाएगा कि अब आपकी जो बॉडी है वो बॉडी इज इन रेजोनेंस। किसके साथ रेजोनेंस में आ गई है, बॉडी इज इन रेजोनेंस विद पीरियोडिक फोर्स। तो 1/4 से, अगर आपने 1/4 रखी फ्रीक्वेंसी, देखो ध्यान से, आपका साथी यहाँ झूले में झूल रहा है, आप इधर गया, जब वापस आया आपने पुश दे दिया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की इक्वल है। अगर आप भी यहाँ खड़े हैं और एक साथी यहाँ खड़ा है, जब इधर आया आपने पुश दिया, जब उधर गया दूसरे पुश दिया, तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन पीरियडिक फोर्स की, वो दुगनी फ्रीक्वेंसी हो गई इससे। चार गुनी कब हो सकती है कि आप यहाँ खड़े हैं, एक बंदा यहाँ खड़ा, एक बंदा यहाँ खड़ा, एक बंदा उधर खड़ा, एक बंदा साइड में इधर करा, ये पोसा है, इसने आपने पुश करा, उधर गया उसने पुश करा, और जब ये बीच में आया इधर इसने पुश कर दिया, जब बीच में इधर आया तो इसने पुश कर दिया, तो एक ही ऑसिलेशन में 4 बार फोर्स लग रही है। तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के 4 गुनी हो जाएगी। अब आधी कब होगी, आधी कब होगी कि ये झोल लेके यहाँ गया, फिर ये गया, फिर ये गया, अब आपने नहीं लगाया, अगली बार जब दूसरी बार आया तब ये गया, तो आपने इसके दो ऑसिलेशन हो गए, फिर फोर्स लगी एक बार, तो अब आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आधी हो गई, तब भी एम्पलीट्यूड हाई हो जाएंगे। समझिए बात। तो दुगनी तिगनी या 1/2 1/3 ऐसे अगर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो फिर हम उस केस को बोलते हैं क्या, वो कहते हैं कि बॉडी इज इन रेजोनेंस विद पीरियडिक फोर्स। फिर वही रिपीट होता चला जाएगा। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। मतलब आपने ये पेंडुलम बनाया, आपने देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, यानी एक बार में 10, एक सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर रहा है, तो 10 के 10 बार इस पर फोर्स लगाओगे एक और, तो आपकी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी 10, तो इक्वल हो गई। लेकिन आपने 5 बार फोर्स लगाई तो आधी हो गई, आपने 20 बार फोर्स लगाई, एक बार इधर लगा दी तो दुगनी हो गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल, या तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उसका इंटीग्रल मल्टीपल, दुगुना, तीन गुना, 1/2, 1/3, 1/4, 4 गुना, इस तरह से। तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि बॉडी रेजोनेंस में है। बॉडी रेजोनेंस में किसके साथ में, पीरियडिक फोर्स के साथ में रेजोनेंस में है। और इस केस में जो आपके बॉडी के एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन जाता है। समझ इतनी बात। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं नेचुरल लाइफ में। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि ये आपका कान है, इस कान के ऊपर आप एक गिलास रख लो उल्टा करके, हॉलो, तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्या कहा जाता है कि एक शंख है ये,
शंख को अगर आप कान पे रख लो तो इसमें समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं। कभी करके देखा क्या? गिलास तो करके देखा है। शंख को ये कहा जाता है कि शंख अगर आप कान पे रख लो तो इसमें समुद्र की लहरों की आवाजें आएंगी। या कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट, इवन ये कि अपना हाथ यूं गोल करके आप कान पे रख लो तो भी आपको कुछ आवाजें सुनाई देने लगेंगी अलग तरह की। गिलास में से तो बहुत बढ़िया आती है ना? और एक काम करके देखना, एक बार लेना गिलास, कौन सा वाला? लस्सी वाला गिलास, लंबा वाला, बड़ा वाला। एक बार गिलास लेना कौन सा? कॉफी वाला जो होता है छोटा सा। आपको दोनों बार अलग अलग तरह की साउंड होगी। तो ये क्यों है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में हजारों लाखों तरह की साउंड चल रही है। इवन ये कि आज जो मैं बोल रहा हूं ये अब से 1000 साल तक भी यही रहेगा, हालांकि इसकी इंटेंसिटी हर कम होती चली जाएगी। तो जो हजारों साउंड चल रही हैं आपके एटमॉस्फेयर में, और ये आपका ग्लास है, तो इस ग्लास की अपनी कोई ना कोई तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ही, कोई ना कोई तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसके अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे दुगनी या तिगनी जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड आपके यहाँ एटमॉस्फेयर में है, जो अभी आपको सुनाई नहीं दे रही, वो इसके साथ में क्या कर गई? वो इसके साथ में रेजोनेंस कर गई। रेजोनेंस कर गई तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बहुत तगड़ा हो गया, इतना तगड़ा वाइब्रेशन हो गया कि वो आपको सुनाई देने लगा। इसलिए हर हॉलो चीज पर आप कान रख दोगे तो उस पर से कुछ आपको अलग से आवाजें सुनाई देंगी। वो आवाजें एक्चुअली उसकी आवाज नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर में वो पहले ही मौजूद है, हमें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। आपने जब गिलास अपने कान पर रखा तो जो भी गिलास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की दुगनी तिगनी उसके बराबर इसके एक चौथाई जो भी फ्रीक्वेंसी है एटमॉस्फेयर में, वो रेजोनेट कर गई। रेजोनेट करके तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हो गया, सुनाई देगी आपको ये। और इसके साथ साथ आपने जरूर एक चीज देखी होगी, जब बाहर लास्ट ईयर बाहर प्रेयर होती थी, तो प्रेयर में कभी कभार होता है कि एकदम एक सीटी सी सुनाई देती है, एक सीटी सी अजीब सी साउंड सुनाई देने लगती है, टी, है ना? जब माइक वाइक हो, वो भी नेचुरल, वो भी रेजोनेंस का ही केस है, वो भी रेजोनेंस का ही केस है। उसमें होता क्या है कि जो आपका स्पीकर है जो ऊपर लगे हुए हैं, अगर एग्जैक्टली माइक इसके सामने आ जाए तो ये माइक की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को लेता है माइक, फिर इसे और बढ़ा देता है, माइक बढ़ा देता है तो स्पीकर में लार्जर भेजता है और बढ़ा देता है, वो बढ़ती चली जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि आपको सीटी की तरह अलग आवाज सुनाई देने लगती है। वो रेजोनेंस केस है वो। हाँ, और इंक्रीज हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब कभी ऐसा होता है तो तुरंत जिसके भी हाथ में माइक है ना, वो या तो माइक को ढक लेता है, ढक लेने पे बंद हो जाएगी। अब थोड़ा सा अलग हट जाओ इस जगह से तो वो फ्रीक्वेंसी, वो सीटी सी आवाज बंद हो जाती है। वॉल्यूम डाउन कर दो तो आवाज बंद हो जाती है। जब इसे माइक को हाथ से ढक लिया तो क्या हुआ? वो वाइब्रेशन इसके अंदर तक पहुंचने से आपने रोक लिए या अपनी जगह बदल दी, तो फिर जो वाइब्रेशन थे वो नहीं पहुंच पाए। हम्म, ये होता है यहाँ क्लासरूम में भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन कब? जब आपके पास माइक चल रहे होते हैं। अभी तो हम कोरोना काल में जी रहे हैं तो एक दूसरे के हाथ को टच भी नहीं कर रहे, तो वो माइक एक दूसरे के, मेरी पुरानी वीडियो में देखो कि माइक एक होता है फ्लोटिंग माइक, वो सबके पास चलता रहता है। कोई पूछना है किसी को क्वेश्चन तो माइक में पूछते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो कोई बच्चा बैठा हुआ है बिल्कुल इसके कॉलम के सामने, तो उसके हाथ में माइक आते ही वो सीटी से सुनाई देने लगती है, वो रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। समझ ये बात आपको? रेजोनेंस के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे।